Greetings, my dear students. It's our second lecture of chapter number 3, Atoms and Molecule. हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में फर्स्ट लॉ था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अंदर मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। उसमें कहा गया था कि जो मास है वो ना तो किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर क्रिएट किया जा सकता है, न ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। जितना टोटल मास रिएक्टेंट का होगा किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर वो सेम टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। रिएक्टेंट में जितना हमने यूज किया है प्रोडक्ट में भी मास सेम आएगा, तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंटोनी लैवोजियर ने 1774 में दिया था। तो एंटोनी लैवोजियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री बोलते हैं। केमिस्ट्री का फादर किसे कहा जाता है? एंटोनी लैवोजियर को। अभी हम सेकंड लॉ को डिस्कस करेंगे, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो है जोसेफ प्रोस्ट ने 1799 को दिया था। किसने दिया था ये? जोसेफ प्रोस्ट ने 1799 को। तो ये अकॉर्डिंग टू दिस जोसेफ प्रोस्ट के अकॉर्डिंग ये लॉ क्या कहता है? A pure chemical compound always consists of the same elements। कोई भी केमिकल कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड डिफरेंट टाइप्स के हैं, वो अगर हम किसी एक केमिकल कंपाउंड को लेते हैं, चाहे हम उसे कहीं से भी ऑब्टेन कर लें, तो हर एक जगह पे वो सेम केमिकल कंपाउंड जो होगा उसकी केमिकल जो कंपोजिशन होगी वो फिक्स्ड मास के अकॉर्डिंग जो है फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास के अकॉर्डिंग सेम रहेगी। उसका जो मास का रेशियो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट के पार्टिकल का जो मास का रेशियो है वो हमेशा फिक्स रहता है। तो क्या है? अ प्योर केमिकल कंपाउंड, कोई भी प्योर केमिकल कंपाउंड है ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट्स, वो सेम टाइप के एलिमेंट से मिलकर के बना होगा, दैट आर कंबाइंड टुगेदर इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। जो वो एलिमेंट है वो फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास के अकॉर्डिंग आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, और उनका जो रेशियो होता है बाय मास के अकॉर्डिंग उन कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स का, वो रेशियो भी फिक्स रहेगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे H2O। अगर हमने H2O का एग्जांपल लिया है तो H2O में हाइड्रोजन का मास कितना हुआ? एक हाइड्रोजन का मास है वो हाइड्रोजन एलिमेंट का मास 1 होता है, तो टोटल हाइड्रोजन 2 है, तो मास क्या हो गया? हाइड्रोजन का 2 ना। ऑक्सीजन का मास क्या हुआ यहाँ पे? ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 8 है, तो इसका मास कितना है? 16 है। तो यहाँ पे वाटर का जो मास का रेशियो है वो 1:8 आ जाता है, और ये रेशियो बाय मास के अकॉर्डिंग इन एलिमेंट्स का जो मास का रेशियो है, ये H2O एक प्योर केमिकल कंपाउंड हो गया। कोई भी प्योर केमिकल कंपाउंड वो जिन कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से मिलकर के बना है, कौन है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट हैं उनका जो मास का रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, रिमेन कांस्टेंट। क्लियर? अब इस वाटर को हम चाहे रिवर के वाटर से लें, चाहे जो है टैप के वाटर को यूज करें, चाहे रेन वाटर को, चाहे हमारे हैंड पंप से वाटर को लें, तो वहां पे वाटर की जो कंपोजिशन होगी, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ये एलिमेंट फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास के अकॉर्डिंग एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर के H2O की इन्होंने फॉर्मेशन की है। क्लियर? अगर मान ले कि यहाँ पे हाइड्रोजन का रेशियो कहीं पे हम कहीं से वाटर लेते हैं या कोई भी ऐसा लिक्विड लेते हैं जहां पे हाइड्रोजन का रेशियो 2 हो जाता है और जो ऑक्सीजन का रेशियो है वो 8 हो जाता है, इट मींस 1:4, तो उसे हम वाटर नहीं कहेंगे, वो वाटर नहीं होगा, क्योंकि जो वाटर की कंपोजिशन के अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का के एलिमेंट्स का जो मास का रेशियो है वो हमेशा फिक्स होता है। वो मास का फिक्स रेशियो क्या होगा इन एलिमेंट्स का, इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का? वो होगा हाइड्रोजन का 1 पार्ट्स होगा, तो ऑक्सीजन के 8 पार्ट्स होंगे। किसके लिए? वाटर की फॉर्मेशन के लिए। तो इट मींस यही लॉ है क्या? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इस लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को डेफिनेट प्रोपोर्शन भी कहते हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है किसी भी केमिकल कंपाउंड के अंदर जितने भी उसके एलिमेंट होते हैं, उन एलिमेंट या उन कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स होते हैं उन सभी का
जो मास का रेशियो है वो हमेशा फिक्स होता है, फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास, उनका जो रेशियो है वो हमेशा फिक्स रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर? जैसे हम CO2 की बात करें, यस, जैसे CO2 हम लेते हैं, CO2, यहां पे जो कार्बन का मास का रेशियो है वो कार्बन कितना होता है 12, कार्बन का जो मास है वो 12 होता है। ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 1 ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन का कितना होगा 32। ये इनके मास का रेशियो हो गया। तो यहां पे क्या होगा 3:8। यस, ये जो कार्बन का रेशियो है, कार्बन 3 पार्ट्स हैं तो ऑक्सीजन 8 पार्ट्स, ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो 8 पार्ट्स। यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन ये इन एलिमेंट से मिलकर के बना, इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर के बना है, तो इनके जो मास का रेशियो होता है वो हमेशा फिक्स रहेगा। किसके अंदर फिक्स रहेगा, CO2 के अंदर। जब कार्बन का रेशियो 3 और ऑक्सीजन का रेशियो 8 हो जाएगा, तब इस फिक्स प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग, इस फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास के अकॉर्डिंग किसकी फॉर्मेशन होगी, CO2 की होगी। अगर हम कोई ऐसा एलिमेंट ले लेते हैं कार्बन और ऑक्सीजन का जिसमें जो मास का रेशियो है वो 3:8 नहीं होता, तो इट मींस वो CO2 नहीं होगा, कोई वो अदर एलिमेंट्स ही हो सकता है, कोई अदर कंपाउंड हो सकता है। क्लियर? तो वो केमिकली कंपाउंड CO2 नहीं होगा, क्योंकि CO2 का जो रेशियो होता है, किसी भी केमिकल कंपाउंड का जो रेशियो होता है उसके अंदर जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो हमेशा फिक्स होते हैं, उनका जो मास का रेशियो है वो फिक्स होगा। क्लियर? तो इसी तरीके से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास के अंदर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो वाटर के अंदर 1:8 होता है, और सेम लाइक दिस वन CO2 का जो रेशियो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, उसके एलिमेंट के अकॉर्डिंग कितना होता है 3:8, यानी कार्बन 3 है तो ऑक्सीजन का रेशियो 8 होगा। तो ये क्या है, ये है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ए प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट, कोई भी केमिकली कंपाउंड है वो हमेशा सेम एलिमेंटों से मिलकर के बना होगा, दैट आर कंबाइंड टुगेदर इन ए फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास, और वो बाय मास के अकॉर्डिंग उनका जो कंबाइन होने का जो रेशियो होगा, जब वो आपस में रिएक्ट करेंगे तो उनके मास का रेशियो है वो भी फिक्स रहेगा। अगर वाटर, जैसे वाटर और CO2 का हमने एग्जांपल लिया है, वाटर में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना है, तो जहां से भी हम वाटर लेंगे तो वाटर हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही मिलकर के बना होगा, और उस वाटर का जब रेशियो चेक करेंगे, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को चेक करेंगे तो उसमें 1:8 आएगा इनके कॉन्स्टिट्यूएंट के पार्टिकल का। तो सेम लाइक दिस वन इन CO2 में भी CO2 एक केमिकली कंपाउंड, और ये केमिकली कंपाउंड हमेशा सेम एलिमेंट से मिलकर के बनेगा। वो कौन से हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। CO2 हम चाहे कहीं से भी ऑब्टेन कर लें, किसी भी रिएक्शन के द्वारा ऑब्टेन कर लें, तो उसमें कार्बन और जो ऑक्सीजन का रेशियो है वो 3:8 ही रहेगा। तो ये था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इस लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को किस नाम से जानते हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। क्या होता है ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन? ये किसने दिया था, किसने दिया था, ये जोसेफ प्रोस्ट ने। कब दिया था, 1799 को। ओके, तो आइए अब इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स को करते हैं हम। Yes. First numerical based on law of constant proportion. तो क्या है ये, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन अ रेशियो ऑफ 1:8 बाय मास। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये कंबाइन होते हैं किस रेशियो से, हाइड्रोजन का रेशियो 1 और ऑक्सीजन का रेशियो 8। टू फॉर्म वाटर, then what mass of the oxygen will be required to react completely with 4 gram of hydrogen? तो ये जो वाटर का जो रेशियो होता है, उस वाटर के रेशियो के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 1:8 है। जो वाटर का सैंपल है, इन्होंने कहा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर के वाटर की फॉर्मेशन करते हैं, और इस वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 1:8 है। क्या है, 1:8 है। यहाँ पे 1:8 के अंदर, यहाँ हाइड्रोजन की अगर अमाउंट 1 है तो ऑक्सीजन की कितनी है 8। तो सेम लाइक दिस वन,
यहाँ पे क्या कहा गया है कि विद 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कितनी अमाउंट होगी, यदि हाइड्रोजन 4 ग्राम कर दिया जाए तो ऑक्सीजन कितना होगा। हाइड्रोजन 1 है तो 1 को कितना कर दिया 4, इट मींस 1 को किससे मल्टीप्लाई किया 4 से, 4 टाइम इंक्रीज कर दिया तो ऑक्सीजन भी क्या हो जाएगी 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा 32। 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया इट मींस 4 ग्राम के अंदर हमने अगर 4 ग्राम हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन का क्या रेशियो होगा, तो ऑक्सीजन का हो जाएगा 32। इमेजिन कीजिए या फिर अदर तरीके से पूछा हो कि इस तरीके से हो कि हाइड्रोजन यदि 10 ग्राम है, हाइड्रोजन यदि 10 ग्राम है तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। हाइड्रोजन को यदि 10 ग्राम लेंगे तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 80, इट मींस 10 टाइम इंक्रीज हुआ है हाइड्रोजन, तो 8 भी 10 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर। तो ये सिंपली हम इसको ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4 ग्राम हाइड्रोजन होगा तो वो 4 ग्राम हाइड्रोजन के लिए कितनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी, वो होगी 32। या हम इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं कि जो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 1 gram of hydrogen is react with oxygen। 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट होती है ऑक्सीजन के कितने ग्राम के साथ, 8 ग्राम के साथ। क्लियर। अगर 4 ग्राम होगी हाइड्रोजन तो वो कितने के साथ रिएक्ट होगी, 8 into 4 divided by 1, it means 32 ग्राम। यदि 1 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट करती है 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ तो 4 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट करेगी 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा। तो ये फर्स्ट न्यूमेरिकल था बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। यहाँ पे फिक्स प्रोपोर्शन पहले ही, फिक्स रेशियो यहाँ पे पहले ही दे दिया कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो रेशियो वो फिक्स है, वो 1:8 है। तो बताइए यदि हाइड्रोजन 4 ग्राम है तो ऑक्सीजन की कितनी रिक्वायरमेंट होगी उसको जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने के लिए। हाइड्रोजन 4 ग्राम है तो ऑक्सीजन की 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा, इट मींस 32 ग्राम हो जाएगा। क्लियर। चलिए हम सेकंड न्यूमेरिकल पे चलते हैं। नाउ सेकंड न्यूमेरिकल, 0.25 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ कंपाउंड हैविंग बोरॉन। Yes, 0.24 gram of sample of compound having boron and oxygen। यानी हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड है जो बोरॉन से और ऑक्सीजन से मिलके बना है और उस कंपाउंड का जो मास है वो 0.24 ग्राम है। 0.24 ग्राम के मास का कोई कंपाउंड है और वो ऑक्सीजन से और बोरॉन से मिलके बना है। was found on analysis to contain 0.096 ग्राम ऑफ बोरॉन। और एनालिसिस से ये पाया गया कि 0.096 ग्राम बोरॉन है और उसमें 0.144 ग्राम ऑक्सीजन है। क्लियर। टोटल सैंपल जो हमारे पास है किसी कंपाउंड का वो 0.24 ग्राम है और 0.24 ग्राम के अंदर 0.096 ग्राम बोरॉन है और 0.144 ग्राम ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड, उस कंपाउंड की केमिकल कंपोजिशन कैलकुलेट करनी है कि वो कंपाउंड जिन एलिमेंट से मिलकर के बना है वो कितने कितने परसेंट जो है 0.24 ग्राम के अंदर उनकी परसेंटेज कंपोजिशन क्या है, वो कितने परसेंट प्रेजेंट है। बोरॉन कितने परसेंटेज प्रेजेंट होगा और जो ऑक्सीजन है वो कितने परसेंट प्रेजेंट होगा किसमें, इस गिवन सैंपल ऑफ ए कंपाउंड के अंदर। क्लियर। नाउ मास ऑफ कंपाउंड, जो कंपाउंड का मास है वो कितना है 0.24 ग्राम है ना। मास ऑफ
बोरॉन, मास ऑफ बोरॉन कितना है? 0.096 ग्राम। नाउ मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन कितना गिवन है? 0.0144। तो ये कोई कंपाउंड है और ये कंपाउंड इन दो एलिमेंटों से मिलकर गिवन है। इन दोनों एलिमेंट्स का मास भी गिवन और पूरे कंपाउंड का मास भी गिवन है। अब यहाँ पे हमने परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है, बोरॉन की कितनी है और ऑक्सीजन की कितनी है। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ बोरॉन, बोरॉन की परसेंटेज कंपोजिशन क्या होगी इस कंपाउंड के अंदर। बोरॉन की परसेंटेज निकालने के लिए कि बोरॉन का जो मास है वो कितना है और उस टोटल कंपाउंड है उसका मास कितना है, उनको डिवाइड कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए। तो मास ऑफ बोरॉन कितना हुआ? 0.096। मास ऑफ कंपाउंड कितना हुआ? 0.24 इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? तो ये जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा? 40%। क्या आ जाएगा? 40%। यानी जो 40% है वो क्या है? बोरॉन है। बोरॉन कितना है? 40%। उसी तरीके से परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन की कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑक्सीजन का जो मास है वो कितना है? ऑक्सीजन का मास 0.0144 डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड का मास कितना है टोटल? 0.24 इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद 60% आ जाएगा। क्या आएगी इसकी कंपोजिशन? 60%। क्लियर? तो इस तरीके से जो परसेंटेज कंपोजिशन है वो किसी भी कंपाउंड की हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसमें टोटल मास ऑफ कंपाउंड क्या है और उन एलिमेंट्स का मास क्या है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि उन एलिमेंट्स का जो मास का रेशियो है वो तो फिक्स होते ही है, और उसके अकॉर्डिंग उस मास की कितनी अमाउंट है उस टोटल मास ऑफ कंपाउंड के अंदर, तो वो उसकी परसेंटेज कैलकुलेशन हम निकाल सकते हैं आसानी से। ओके, तो ये 2 न्यूमेरिकल्स थे। आई थिंक इनमें आपको किसी टाइप का कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी किसी भी टाइप का कोई डाउट है तो आप टेलीफोनिकली हमसे डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर? सो you will revise this one topic up to here. Clear? Thank you. Have a nice day.